नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मास्टर थ्योरम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका यूज किया जाता है मेनली रिकरेंस इक्वेशन को या रिकरेंस इक्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए। अब बात आती है कि रिकरेंस इक्वेशन क्या होते हैं। जो इक्वेशन बार बार अपने आप को कॉल कराते हैं वो रिकर्सिव इक्वेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फंक्शन बनाया सम नाम से और वो अपने आप को कॉल करा रहा है। ठीक है, तो ये सम क्या है, यहां से सेल्फ कॉलिंग हो रही है। यहां पे जाएगा, यहां से फिर से इसको कॉल होगा और यहां पे भी पहुंचेगा तो यहां से भी इसको कॉल होगा। तो इसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। और रिकर्सिव फंक्शन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए हम आज यूज करेंगे मास्टर थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मास्टर थ्योरम के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी जाती है। वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? टी एन इक्वल्स टू ए टी n बाई बी प्लस एफ एन। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है ये हम समझते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, टी एन इक्वल्स टू टू टी एन बाई फोर प्लस एन। इसको क्या मतलब है, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। इस इक्वेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो ये a है ये अपने आप को बता रहा है कि कितनी बार कॉल किया जा रहा है। ये बताता है कितनी टाइम्स हम कॉल करेंगे। तो जनरली इसका मतलब है tn जो है अपने आप को 2 बार कॉल करेगा। कितनी बार कॉल करेगा? 2 बार अपने आप को कॉल करेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये सेल्फ कॉलिंग चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने दिया था सम का, तो सम के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने आप को सेल्फ कॉलिंग चल रही है। ठीक है, तो ये कितनी बार है, ये जो ए हमारा है ये बताता है कि कितनी बार कॉल होगा। तो यहाँ पे 2 लिखा है, दैट मीन्स कि ये 2 बार अपने आप को कॉल करेगा। और हर बार कॉलिंग में वो कितना रहेगा वो बताएगा बी। वो अपने आप को जब कॉल करेगा तो अपने कितने हिस्से कर देगा, या अपने आप को कितना रिड्यूस करेगा वो बताया जाएगा यहाँ पे। ये जो हमारा बी दिया हुआ है इससे, इसका मतलब है जब ये कॉल करेगा तो ये रह जाएगा टी एन बाई फोर। इसको हम कैसे लिखेंगे? टी एन बाई फोर। सेम इसको लिखेंगे टी एन बाई फोर। ये हमारा बताता है जब वो एक बार कॉल करेगा तो अपना कितना रिड्यूस कर देगा, कितना कम रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ये जो एफ एन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बार की कॉलिंग में जो टाइम कंज्यूम हो रहा है या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एन होगी। एक बार की कॉल में जो हमारा टाइम कंज्यूम होगा वो होगा एन। एक बार की कॉलिंग में जब अपने आप को एक बार कॉल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इस फंक्शन को रीड करना कि इसको हम रीड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मास्टर थ्योरम को हम कैसे यूज करते हैं उसके लिए हमारे कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड ऑल्सो b इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। पहली कंडीशन हमारा क्या है? a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। मास्टर थ्योरम को सोल्व करने के लिए 3 केसेस हैं हमारे पास में। हम वन बाय वन डिस्कस करते चलते हैं इनको, और उसके बाद में हम समझते हैं कि किसी भी फंक्शन का रिकरेंस इक्वेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो केस नंबर 1 हमारा क्या है? इफ fn is equals to big of n to the power log b base a minus epsilon for some constant epsilon is greater than 0, then the time complexity is equals to theta n log b base a। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू सोल्व करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में कोई इक्वेशन है टी एन इक्वल्स टू 4t n बाई 2 प्लस n। ये मेरी एक इक्वेशन है। अब इसको हम मास्टर थ्योरम के केस 1 अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो केस 1 को अप्लाई करते हैं। इसमें हमें वैल्यूज निकालनी। ए की वैल्यू क्या है? अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू होगी मेरी
4, b की वैल्यू होगी मेरी 2 और फंक्शन की वैल्यू होगी मेरी n। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई क्या करना है कि अगर मेरा फंक्शन इक्वल होता है बिग ऑफ n log b बेस a माइनस एप्सिलॉन, तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, n है। बिग ऑफ n log b की वैल्यू क्या है हमारा, b की वैल्यू है 2, 4 माइनस एप्सिलॉन। तो हमें सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। log 2 बेस 4, इसकी वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि 2 की क्या पावर हो जिसकी वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 2 की पावर अगर 2 हो जाए तो उसकी वैल्यू 4 होगी। दैट मीन्स कि जो हमें इसका आंसर है वो है 2। तो यहां पे मैंने 2 पुट कर देना है। तो n इज इक्वल टू बिग ऑफ n की पावर 2 माइनस एप्सिलॉन, ये log 2 बेस 4 की वैल्यू आई है। ठीक है, इसको हम निकालेंगे तो n इक्वल टू बिग ऑफ एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, मैं एप्सिलॉन की वैल्यू रखता हूं 0.1, क्योंकि वो क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कुछ भी है, 2 3 4 5 6 भी रख सकते हैं, बट हम समझते हैं कि एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटा नंबर होता है, तो इसकी वैल्यू मैंने रखा 0.1। तो 0.1 रखूंगा तो n टू द पावर 1.9 आएगा। अब मेरा क्वेश्चन है, इफ लगा हुआ है यहाँ पे। इफ का मतलब है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अब हमें इसको समझना है। इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं छोटा सा। ये मेरा n नोट है, ये n मेरा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन हम कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे समझना है, ये तो मेरा fn है और ये कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर केस वन को आप समझेंगे तो केस वन मेरा क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे मेरा जो बिग ओ है, बिग ओ वो क्या होता है, अपर बाउंड। बिग ओ क्या बता है, अपर बाउंड या फिर फंक्शन से ज्यादा। अगर आप देखेंगे तो ये बिग ओ का डायग्राम है, फंक्शन से ज्यादा वैल्यू जो होगी वो मेरा अपर बाउंड होगा। अब हम समझते हैं क्या ये इसका अपर बाउंड है। अगेन n की पावर यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे n की पावर क्या है 1.9। क्या n का अपर बाउंड n की पावर 1.9 है? द आंसर इज ट्रू। ठीक है, यस। कैसे हम समझते हैं, यहां पे तो हुआ मेरा n और ये हुआ n की पावर 1.9। दैट मीन्स कि ये जो बिग ओ की कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। और वो कंडीशन क्या होती है, आपने अगर एसिम्प्टोटिक नोटेशन का वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर नहीं देखा है तो आप लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, उस पर जाके देख सकते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हमने बिग ओ की कंडीशन बताई थी कि फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू ग्रोथ ऑफ फंक्शन, कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ फंक्शन, जो कि ये है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी। यही चीज यहाँ पे देखना है, ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है। दैट मीन्स कि ये बिग ओ की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये मेरा हो गया ट्रू। जब ये मेरा ट्रू आ गया तो मेरा अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इस टी एन इज इक्वल टू थीटा एन log b बेस ए। इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, थीटा एन log b की वैल्यू कितनी है 2, 4 ए की वैल्यू, तो थीटा ये मैंने अभी निकाला था एन स्क्वायर। तो मेरा यहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गया, थीटा एन स्क्वायर अकॉर्डिंग टू केस वन। तो जो ये मेरा रिकरेंस इक्वेशन था इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आया थीटा एन स्क्वायर। अब हम केस टू डिस्कस करते हैं। केस टू में हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, इसको केस टू के थ्रू हम सोल्व करेंगे। बट केस टू पे जाने से पहले हम सबसे पहले इसमें केस वन अप्लाई करेंगे। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों। देखिए, मास्टर थ्योरम का पहला रूल है, आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं तो आप पहले केस वन से स्टार्ट करेंगे। केस वन फॉल्स होगा तभी आप केस टू अप्लाई कर सकते हैं। केस टू फॉल्स होगा
फिर आप केस 3 अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक बार फॉल्स हो जाए तब हम केस 2 पे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम सोल्व करेंगे केस 1 अप्लाई करके। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू है हमारा 2, b की वैल्यू हमारा 2 और फंक्शन की वैल्यू हमारा n। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम केस 1 अप्लाई करेंगे। तो केस 1 क्या है, एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ एन log b बेस a माइनस एप्सिलॉन। वैल्यू पुट कर देते हैं, n इज इक्वल टू बिग ऑफ एन log 2 बेस 2 माइनस एप्सिलॉन। और log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी हमारी, इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। भाई 2 की पावर क्या हो कि उसकी वैल्यू 2 आ जाए, तो इसकी पावर 1 होगी तभी इसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो बिग ऑफ n की पावर 1 माइनस एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रखेंगे हम, अगेन अगर आपने देखा है ध्यान से, एप्सिलॉन हम रखेंगे 0.1। अब एप्सिलॉन को 0.1 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, बिग ऑफ n की पावर 0.9। अब समझते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगेन क्या कह रहा है बिग ओ, कि ये इसका अपर बाउंड है। इसका मतलब क्या है, n इज लेस देन और इक्वल टू n की पावर 0.9। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इज नॉट ट्रू। क्योंकि n से बड़ा n की पावर 0.9 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बड़ा होता है 0.9 छोटा है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो केस 1 फॉल्स हुआ। अब हम अप्लाई करेंगे केस 2। केस 2 अप्लाई करते हैं। अगेन फंक्शन इज इक्वल टू थीटा एन log b बेस a। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, n, थीटा n की पावर log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, थीटा 1, n की पावर 1। इसका मतलब क्या है, थीटा क्या होता है हमारा एवरेज केस। हम कहेंगे असिम्प्टोटिकली कि क्या n की पावर 1 के इक्वल है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, ट्रू। तो अब मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, थीटा n log b बेस a log n। ये कैसे निकलेगी, थीटा n की पावर log 2 बेस 2 और log n। तो ये आ जाएगा थीटा n की पावर 2 बेस 2 का वैल्यू n log n, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएगा इस रिकरेंस इक्वेशन का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम केस 3 पे जाएंगे। केस 3 क्या कह रहा है, अगर हमारा फंक्शन इज ओमेगा एंड log b बेस a प्लस एप्सिलॉन अगर है फॉर सम कांस्टेंट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ a फंक्शन n by b इज लेस देन और इक्वल टू c fn, कोई कांस्टेंट है हमारा जिसका वैल्यू है 1 से कम है, for sufficient large n then the time complexity will be theta fn, ठीक है। ये हमारा केस 3 है। केस 3 के अंदर हमारी दो कंडीशंस हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। tn is equals to 2t n by 4 plus n। यहाँ पे इस एग्जांपल से हम क्या है, a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि 2 है, b की वैल्यू हमारी 4 है एंड fn की वैल्यू हमारी है n। जैसा आप जानते हैं हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे केस 1। केस 1 अप्लाई करते हैं। केस 1 क्या कहता है, एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ एन log b बेस a माइनस एप्सिलॉन। तो n की वैल्यू क्या है, n है, एफ एन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू n है, बिग ऑफ n log 4 बेस 2 माइनस एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू आएगी log 4 बेस 2 की वैल्यू होगी 0.5, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि 1/2 होगा तो इसको 0.5 रखूंगे मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0.5 होगी 1/2 को, तो इसको 0.5 रख देता है यहाँ पे। तो बिग ऑफ n 0.5 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 0.1। तो n इक्वल्स टू बिग ऑफ n 0.4। अब क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिग ओ क्या कह रहा है, अपर बाउंड, क्या ये इसका अपर बाउंड है, नो। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए तभी हमारा अपर बाउंड होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स।
जब ये फॉल्स होगा तो अब मैं क्या अप्लाई करूंगा, केस 2, फंक्शन इज टू थीटा एन log b बेस a। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एन थीटा एन log 4 बेस 2, दिया जाएगा एन इक्वल्स टू थीटा 0.5। अगेन क्या ये इसके इक्वल है, द आंसर इज नो, फॉल्स। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि n कभी भी थीटा एन, थीटा का मतलब होता है एवरेज, इसका मतलब इसके आसपास होना चाहिए, बट इससे इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, 0.5 है ये, ठीक है, ये n की पावर 0.5 है और ये n है, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंडीशन 2 भी मेरा फॉल्स हो गया। अब मैं क्या अप्लाई करूंगा, कंडीशन या केस 3। केस 3 अप्लाई करने पे केस 3 के अंदर मेरे दो कंडीशन है, एक ये वाला कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, दोनों को हम समझते हैं वन बाय वन। तो पहला है एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा एन log b बेस a प्लस एप्सिलॉन। एफ एन की वैल्यू n हो गई, ओमेगा एन log 4 बेस 2 प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू ओमेगा log 0.5 प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ, 0.1। तो यहाँ पे आ गया n इज इक्वल टू ओमेगा 0.6। अगेन क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको हम समझते हैं। ओमेगा क्या बताता है, हमारा लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड हमारा कितना होगा कि इससे कम वैल्यू, तो ये इसका लोअर बाउंड होगा। तो अगर इसको हम देखें, ये n है और ये n की पावर 0.6 है, ये n की पावर 1 है, ये n की पावर 0.6 है, और ये इसका छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये हमारा इस तरह की कंडीशन है, इसका मतलब है ये हमारा हो गया ट्रू। जब ये ट्रू हो गया तो मैं सेकंड कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे। सेकंड कंडीशन क्या है मेरा, a f n by b is less than or equals to c f n। अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो a की वैल्यू मेरी क्या है 2, फंक्शन n by b की वैल्यू मेरी कितनी है 4, लेस देन और इक्वल्स टू c एफ एन की वैल्यू है n। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी है। अब यहां पे जो पुट करने के बाद में मेरे को मिला, इसको मैं काट देता हूं, 2 आ जाएगा, तो ये n बाय 2 है इज लेस देन और इक्वल्स टू c n है। ठीक है, n से n कट गया, तो ये क्या बचा, 1 बाय 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू c। अब c की वैल्यू क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है, यहां पे क्या रहा है, c इज लेस देन 1, c जो है 1 से कम है। अब c क्या हो सकता है, इसको हम समझते हैं। अब हम समझते हैं c की वैल्यू क्या होगी, तो c की वैल्यू हो सकती है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि एक से कम है, जिस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट करता जाऊंगा, अब देखूंगा ये किस पे ट्रू होगा। तो पॉइंट अगर 1 पुट कर दूं तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू है 0.5 आपका। लेस देन 0.1 पुट कर दूंगा तो ये मेरा ट्रू नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, ये इस पे भी फॉल्स आएगा, इस पे भी फॉल्स आएगा, इस पे भी फॉल्स आएगा और इस पे भी फॉल्स आएगा। बट अगर 0.5 पुट कर दूंगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे 0.5 पुट करने पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा ट्रू। तो यहाँ पे हो गया मेरा ट्रू। सेम 0.6 के लिए भी ट्रू होगा, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी एंड 0.9 के लिए भी ट्रू होगा। अब वो क्या कह रहा है, फॉर सम कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कुछ के लिए ट्रू अगर हो जाता है तो ये मेरा कंडीशन क्या कहलाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा ट्रू कंडीशन। तो दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। जब दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गया मेरा, टी एन इज इक्वल टू थीटा एफ एन, और एफ एन की वैल्यू क्या है हमारा, यहां से निकाला था एन, तो यहां पे क्या आ गया थीटा एन। तो ये मेरा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रिकर्शन फंक्शन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।